जा रहे हैं लेसन नंबर 11 पॉलीमर के बारे में। तो सबसे पहले पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर जो होता है ग्रीक वर्ड होता है जो दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एक पोली और दूसरा मर। तो यहाँ पर जो पोली होता है, पोली का मीनिंग होता है मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक, और मर का मतलब होता है इकाइयाँ या फिर यूनिट्स या फिर पार्ट्स। तो पॉलीमर का मतलब हो गया आपके मोर देन वन यूनिट्स। बहुमत बहुलक जो होते हैं आपके वृद्धणु होते हैं जिनका द्रव्यमान काफी उच्च होता है, यानी कि उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। बहुलक का निर्माण बहुत सारी एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है तथा ये इकाइयां जो होती है इस बहुलक की आधारभूत इकाइयां कहलाती है। अब बहुलक को हम निम्न प्रकार बांट सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन बहुलक का। तो बहुलक का क्लासिफिकेशन पहला है स्रोत के आधार पर। तो स्रोत का मतलब ये है कि अपन को बहुलक जो है किस स्रोत से मिल रहा है, उसके बिहाव पर इनका वर्गीकरण होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक है, दूसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक और तीसरा संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्रकृति के अंदर हमारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे को आते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक सामान्यतः पादपों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं और इनके उदाहरण है आपके प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज और कुछ रेजिन और रबड़ वगैरह। ये सारी चीजें अपन को प्राकृतिक बहुलक होती है जो नेचर से प्राप्त होती है। उसके बाद है अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट तथा सेलुलोज नाइट्रेट अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं, यानी कि ये होते तो प्राकृतिक बहुलक ही, लेकिन इनके अंदर क्या करते हैं हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो इस मॉडिफिकेशन के कारण ये वो कहलाते हैं आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो ये होते तो प्राकृतिक ही है पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इस वजह से इनको अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। उसके बाद है संश्लेषित बहुलक। तो दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुलक जैसे पॉलीथीन हो गया, आपके टेफ्लॉन हो गया, नाइलॉन, बेकेलाइट आदि संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर ये बनते हैं पॉलीमर। वो है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर जो बहुलक होता है वो आपकी तीन तरह से विभाजित है यहाँ पर, जिसमें वे पहला तो है रेखीय बहुलक, दूसरा शाखित श्रृंखला बहुलक और तीसरा त्रिविमीय क्रॉस लिंक पॉलीमर या बहुलक। तो रेखीय बहुलक के अंदर देखते हैं क्या है कि इस प्रकार के बहुलक में कई सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती है, यानी कि ये सीधे थ्रेड बना लेते हैं एवं इस प्रकार की सीधी श्रृंखलाएं आपस में पास व्यतीत हो जाती है। और रेखीय बहुलक के गलनांक, घनत्व तथा तनन सामर्थ्य जो होती है उच्च होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रखा हमने रेखीय बहुलक के बारे में। तो यहाँ पर ये जो है ये एक जो थ्रेड है ये रेखीय बहुलक का थ्रेड है। यहाँ पर अपन ने 3-4 थ्रेड बना रखे। इसके एग्जाम्पल जो है आपके नाइलॉन हो सकता है, पॉलिएस्टर हो सकता है या HDPE जिसको हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका प्रकार है संरचना के आधार पर वो है शाखित श्रृंखला बहुलक। इस प्रकार के बहुलकों में रेखीय श्रृंखला से कई शाखाएं जुड़ी हुई होती है। इनके गलनांक, घनत्व तथा तनन सामर्थ्य जो होती है कम होती है। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका रेखीय बहुलक। इस रेखीय बहुलक से अगर कुछ शाखाएं अगर निकल जाए तो ये कहलाएगा आपका शाखित श्रृंखला बहुलक। इसके अंदर आपके उदाहरण हो जाएंगे LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। ये इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद है त्रिविमीय क्रॉस लिंक पॉलीमर। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां जो होती है आपस में रासायनिक त्रियक बंधों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है तथा ये रासायनिक त्रियक बंध बहुत अधिक प्रबल होते हैं, जिस कारण ये बहुलक जो होते हैं कठोर होते हैं, गुणों के अंदर दृढ़ होते हैं तथा भंगुर होते हैं। इस प्रकार के बहुलक आसानी से पिघलते नहीं है तथा गर्म करने पर जलने लगते हैं। अब यहाँ पर ये अपन ने डायग्राम बना रखा। तो ये तो हो गया आपका लीनियर थ्रेड बना रखी है पॉलीमर की ये, और इसके बीच में ये जो बना रखे अपन ने क्रॉस लिंक बॉन्ड होते हैं। तो इसकी वजह से जो होता है जो पॉलीमर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके पास बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन और मेलेनिन वगैरह हो गया। अब उसके बाद संश्लेषण के आधार पर, यानी कि संश्लेषण किस तरह से किया जाता है बहुलकों का, उसके भी आप पर जो पॉलीमर होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक योगात्मक बहुलक होता है और दूसरा होता है आपका संघनन बहुलक। तो योगात्मक बहुलक का निर्माण किसी एकलक इकाइयों में उपस्थित द्विबंध या त्रिबंध अगर उपस्थित हो उनमें, तो इस प्रकार से उनका निर्माण होता है योगात्मक बहुलकों का। यानी कि योगात्मक बहुलक वे मोनोमर यूनिट या वे एकलक इकाइयां बनाएंगे जिनके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होंगे। तो यहाँ बोल सकते हैं अपन योगात्मक बहुलक का निर्माण द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है। जैसे बात करें A3 अगर आपस में जुड़ जाए तो पॉलीथीन का निर्माण करेंगे, प्रोपीन अगर आपस में जुड़ जाए तो पॉलीप्रोपीन का निर्माण करेंगे। यानी कि योगात्मक बहुलक के लिए जरूरी है कि 2 एटम से बीच में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। उसके बाद जो होती है इस प्रकार के बहुलक होते हैं
में यदि दोनों मोनोमर इकाइयां या एकलक इकाइयां दोनों एक जैसी हो तो वो बनने वाले बहुलक जो होंगे होमोपोलीमर कहलाएंगे। यानी कि जो अपन ने पहले बात करी, जो पॉलीमर होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और छोटी इकाई जो होती है उसकी आधारभूत इकाई होती है जिसको हम मोनोमर बोलते हैं। यानी कि आपस में मोनोमर अगर कंबाइंड होंगे तो उनसे आपका पॉलीमर बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मोनोमर यूनिट अगर आपस में सेम है, यानी कि दोनों मोनोमर आपस में कंबाइंड होने वाले सेम है, तो वो कहलाएगा आपका होमोपोलीमर, जिसको हम समबहुलक भी कहेंगे। परंतु यदि दोनों एकलक इकाइयां अगर भिन्न भिन्न हो तो उसको हम बोलेंगे कोपोलीमर या सहबहुलक कहेंगे। तो होमोपोलीमर का तो ये एग्जांपल है, जो पॉलीथीन होती है वो एथीन के कई सारे मॉलिक्यूल से बनकर बनी होती, तो वो पॉलीथीन बन जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, होमोपोलीमर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो कोपोलीमर है, कोपोलीमर के अंदर जो दोनों मोनोमर इकाइयां होती हैं, यहाँ पर ये दो मोनोमर इकाइयां और इनसे बनने वाला जो पॉलीमर होता है वो अपन ने लेगा ब्यूनास। तो एक लक इकाई तो होती है इसकी 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरी इकाई होती है इसके स्टाइरिन। तो यानी कि एक मोनोमर हो गया इसका 1,3-ब्यूटाडाइन, दूसरा मोनोमर हो गया इसका स्टाइरिन, ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो आपका बन जाएगा ब्यूनास। जिसकी स्ट्रक्चर है 1,3-ब्यूटाडाइन की और ये स्टाइरिन की स्ट्रक्चर है, और ये बनने वाला पॉलीमर यहाँ पे ब्यूनास है। अब दूसरा है संघनन बहुलक। तो संघनन बहुलक में क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के मध्य जिनके एकलक इकाइयों के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं उनकी पुनरावृत्ति से संघनन अभिक्रिया के द्वारा ये बनते हैं। इन अभिक्रियाओं में लघु अणुओं जैसे H2O, अल्कोहल, HCl आदि का निष्कासन होता है। यानी संकलन बहुलक की हम बात करें तो जो दो मोनोमर यूनिट होंगी उनके बीच में जो दो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होंगे उनमें से एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और छोटा मॉलिक्यूल जो निकलेगा आपका वाटर की फॉर्म में हो सकता है, अल्कोहल की फॉर्म में हो सकता है, HCl की फॉर्म में हो सकता है, या फिर अमोनिया भी हो सकता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं अपन ने, टेरिलिन जिसको हम डेक्रोन भी बोलते हैं, और एक नाइलॉन 66। तो यहाँ पर इसको हमने समझा रखा है, इसको नाइलॉन 66 को। तो जो नाइलॉन 66 होता है उसके अंदर दो मोनोमर इकाइयाँ होती है, एक मोनोमर इकाई तो होती है हेक्सा मेथिलीन डायमीन, और दूसरी इकाई जो होती है मोनोमर की होती है एडिपिक एसिड। इन दोनों के मध्य जब क्रिया होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये आपका नाइलॉन 66 बन जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर एक तो एमिनो ग्रुप है और इसके अंदर है COOH ग्रुप। तो इन दोनों के मध्य क्रिया होती है और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल निकलने से ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी, और ये आपस में जुड़ते चली जाएंगी और आपके पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा नाइलॉन 66। उसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो आपके आणविक बलों के आधार पर है, यानी कि पॉलीमर के बीच में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं उसके भी यहाँ पर इनकी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर पहला है, इसके अंदर पहला है प्रत्यास्थ बहुलक। इस प्रकार के बहुलक जो होते हैं प्रत्यास्थ गुण युक्त रबड़ के समान ठोस होते हैं। इन प्रत्यास्थ बहुलकों में बहुलक की इकाइयां जो होती है आपस में दुर्बल अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़ रहते हैं, यानी कि इनके मध्य जो बंध पाए जाते हैं वो दुर्बल होते हैं। इसी कारण इनके अंदर इलास्टिसिटी का गुण होता है। इन श्रृंखलाओं के बीच में तिर्यक बंध भी उपस्थित होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर भी, तो क्रॉस लिंक बॉन्ड भी पाए जाते हैं इनके बीच में। और यहाँ पर जो प्रत्यास्थ बहुलक है उनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पर ब्यूनाएस, ब्यूनाएन और नियोप्रीन। अगर तीनों के एग्जाम्पल देखें तो तीनों क्या होते हैं, रबर होते हैं तीनों के तीनों। तो नाम से पता चल रहा है प्रत्यास्थ का मतलब होता है इसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण होता है, उसी को अपन प्रत्यास्थ बोलते हैं। दूसरा है इसका टाइप यहाँ पर रेशे। तो रेशे एक प्रकार के धागे बनाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं। इस प्रकार के बहुलकों में दो श्रृंखलाओं के बीच में अंतराण्विक बल हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, या फिर डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स उपस्थित हो सकता है उनके बीच में। इस प्रकार के बहुलकों में तनन सामर्थ्य अधिक होती है तथा जो रेशे होते हैं उच्च दृढ़ता वाले होते हैं और लचक वाले होते हैं तथा क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं ये रेशे। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर नायलॉन ले सकते हैं और एक पॉलिएस्टर ले सकते हैं रेशो के एग्जाम्पल के अंदर। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है ताप सुनम्य बहुलक। तो ताप सुनम्य बहुलक जो होते हैं ये योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा बनते हैं तथा वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा उन्हें किसी भी आकार में या आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ताप सुनम्य से मतलब ये होता है कि अपन कोई भी अगर पॉलीमर है अगर उसको गर्म करें और उसको किसी भी सांचे के अंदर डालते तो उसी सांचे का रूप ले लेता है। ठंडा होने पर ये बहुलक पुनः कठोर अवस्था में आ जाता है। ये जो बहुलक होते हैं लॉन्ग चेन वाले लीनियर पॉलीमर होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं अपन, पॉलीएथिलीन हो सकता है, पॉलीप्रोपाइलिन हो सकता है, पीवीसी जिसको पॉलीवाइलिन क्लोराइड बोलते हैं, पीएस यानी पॉलीस्टायरीन और एक टेफ्लॉन। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके। इसके बाद जो था आपके पास ताप दृढ़ बहुलक। तो ताप दृढ़ बहुलक के अंदर क्या होता है कि ये बहुलक जो होते हैं कुछ मध्यवर्ती पदार्थों से ताप, दाब तथा उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण निर्मित होते हैं। ये जो बहुलक बनते हैं वो आपके संघनन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं और ताप सुनम्य जो होते हैं वो आपके योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा बनते हैं। तो ये बहुलक को गर्म करने पर पिघलते नहीं है बल्कि बार बार
बल्कि एक बार इनको आकृति देने के बाद इन्हें किसी भी अन्य आकृति के अंदर नहीं बदला जा सकता। इन बहुलकों में त्रिविमीय क्रॉस लिंक बन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अधिक कठोर होते हैं। यानी कि इस तरह के जो बहुलक होते हैं उन्हें अगर हम पिघलाएंगे तो वो पिघलेंगे नहीं, जबकि जलने लग जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है बेकेलाइट है, एक यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन है। ये इसके 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।